नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियो सीरीज लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो केवीआर लर्निंग ऐप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। उसके साथ साथ हम लोग कुछ वहाँ पे फाउंडेशन बैच भी शुरू करने वाले हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के केवीआर लर्निंग मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट सीरीज, डेली क्विज आदि दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने बिहार स्पेशल का जो क्लास शुरू किया था उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में और भी पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो मौर्य साम्राज्य के जो एक महान शासक हुए अशोक, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक वैसे भी जो है भारत के इतिहास में अगर कुछ गिने चुने शासक की बात किया जाए तो अशोक एक प्रमुख शासक माना जाता है। अशोक को महान शासक कहा जाता है, अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अशोक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अशोक का तो कार्यकाल वैसे 272 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने 100 भाइयों का हत्या करके मगध के गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो अशोक का शासन बेसिकली 272 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था और ये 232 ईसा पूर्व तक चला था। हालांकि जो एक इतिहासकार है रोमिला थापर, इनके अनुसार अशोक ने अपना औपचारिक रूप से शासन 268 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। रोमिला थापर काफ़ी ही जो है महत्वपूर्ण इतिहासकार मानी जाती हैं। इनके द्वारा इससे पहले जो है एनसीईआरटी का बुक भी लिखा गया है। तो इसलिए यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोक का औपचारिक शासन कब शुरू हुआ था। तो इनका मानना है कि यह 268 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अशोक किस धर्म को मानने वाले थे। तो अशोक जो है बेसिकली बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपने शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अपने शासन में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। आप लोगों को इसमें दो चीज़ जो याद रखना है, एक तो अशोक जो किस धर्म को मानने वाले थे, और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था तो ये अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। जो चार बौद्ध संगति हुआ, पहला जो है राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इन चारों पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि बिहार से संबंधित है। दोस्तों, अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का एक जो अन्य संप्रदाय था थेरवाद, इसका भी उदय हुआ। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म काफ़ी सारे संप्रदाय में बंट गया। जिसमें महत्वपूर्ण दो संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान। और इसके बाद फिर आगे चल करके महायान, हीनयान के अलावा जो है वज्रयान, थेरवाद, इस तरह के जो संप्रदाय का भी उदय हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है बौद्ध धर्म का। दोस्तों, अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई थी और वह भारत का प्रथम शासक हुआ जिन्होंने कल्याणकारी राज का आदर्श प्रस्तुत किया था। तो भारत के अगर प्रथम शासक के बारे में पूछा, ऐसा शासक जिन्होंने सबसे पहले कल्याणकारी राज का अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो वह अशोक को ही माना जाता है। आज हमारे संविधान के जो भाग 4 है, जो नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर भी कल्याणकारी राज
की स्थापना का उद्देश्य दिया गया है। लेकिन इससे पहले कई हजार वर्ष पहले ही अशोक ने जो अपने राज्य में इस नीति को प्रस्तुत कर दिया था। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना उन्होंने कर दिया था। अशोक ने धर्म महामात्राओं की नियुक्ति भी किया था। उनका काम था कि आर्थिक अनुदान देना तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना। तो धर्म महामात्राओं का काम था आर्थिक अनुदान देना, साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करना। तो यहाँ पे दो पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है, एक धम्म महामात्र और एक जो और भी है वह रज्जुक नामक अधिकारी। यहाँ से पूछा जाता है कि इनका क्या काम था। तो रज्जुक का काम हुआ करता था न्याय प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, यानी कि न्याय के क्षेत्र में इनका काम था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनका काम था। तो इस तरह के काम के लिए रज्जुक को नियुक्त किया गया था। बेसिकली इनका काम एक तरह से न्यायाधीश की तरह ही कह सकते हैं कि न्याय प्रशासन किस तरह से काम करता है उसका देखरेख करना, उसके बारे में डिसीजन लेना। तो रज्जुक नामक अधिकारी एक महत्वपूर्ण अधिकारी अशोक के शासन में हुआ करते थे। दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ और इस युद्ध में ही जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। और उसके बाद जो है कई लाख जो है परिवार बेघर हुए। कईयों के तो ऐसी स्थिति थी कि वह जिंदा रहते हुए भी वह एक मुर्दा के समान थे। तो इन सब का देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि अब जो है असुर विजय की जगह धम्म विजय की नीति अपनाया जाए। यानी कि धम्म यानी कि धर्म के द्वारा किसी पर विजय प्राप्त करना है, न कि पावर के द्वारा, न कि शक्ति के द्वारा किसी पर विजय प्राप्त करना है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो हुआ, उसके बाद अशोक के जो हृदय परिवर्तन हुआ था। दोस्तों, अशोक ने सबसे पहले अपने शासन के 8वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। तो इसके बारे में जानकारी जो है अशोक के जो 8वें शिलालेख है, जो 8वें शिलालेख है, इसमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। और आप लोगों को पता होगा कि बोध गया एक महत्वपूर्ण जगह है, यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक ने जो दो जो यात्रा की है, इन दोनों यात्राओं को आप लोगों को याद रखना है। एक अशोक ने जो है बोध गया की यात्रा की अपने शासन के 10वें वर्ष में, और दूसरा यात्रा उन्होंने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी में की थी, जो कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को याद रखना है। अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, जो कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है। दोस्तों, अगर अशोक का नाम अशोक हम लोगों को देखना हो तो सबसे पहले यह 2 ही जगह मिलता है। एक जो है मॉस्की और दूसरा गुर्जरा। यह 2 अभिलेख हैं, मॉस्की और गुर्जरा। इन्हीं 2 अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं तो कहीं पे प्रियदर्शनी मिलता है, कहीं पर अशोक वर्धन मिलता है, आदि नाम देखने को मिलता है। लेकिन मॉस्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने कहा कि राजा प्रजा का सेवक है। राजा प्रजा का सेवक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अशोक कितने दयालु शासक हुआ। हालांकि शुरुआत में उन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने 100 भाइयों को मार करके गद्दी प्राप्त की थी। फिर कलिंग का युद्ध में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई। तो इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये सारी
चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है कि उन्होंने धम्म नीति लेकर आया, असुर विजय को समाप्त किया। उसके बाद रज्जुक नामक के अधिकारियों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और अपने जो बेटा और बेटी थे उनको भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे दूसरे देशों में भेजे थे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अशोक के शासनकाल में किस तरह से परिवर्तन हुआ। दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं कि अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने कहा था कि राजा प्रजा का सेवक है। दोस्तों, अशोक ने जीवों का वध रोकने के लिए प्रथम शिलालेख में विज्ञापन भी दिया था। अशोक का जो शिलालेख है, जो शिलालेख संख्या पहला है, प्रथम शिलालेख है, उसमें उन्होंने विज्ञापन दिया था। उसमें उन्होंने सूचना दी थी कि जीवों का वध रोका जाए। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पूछ सकता है कि अशोक ने किस शिलालेख में जीवों को वध रोकने के लिए विज्ञापन दिया था या सूचना दिया था। तो यह जो है प्रथम शिलालेख था। दोस्तों, अशोक का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हम लोग अशोक के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो बिहार से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। दोस्तों, अशोक का जो शासन था काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। इनके बाद के जो साम्राज्य, इनके बाद के जो शासक थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को उस तरह से मेंटेन करके नहीं रख पाया, उस तरह से संभाल के नहीं रख पाया, शासन अच्छे से नहीं कर पाया, जिनके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। जो मौर्य साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था उस पर कुणाल का शासन हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी भाग पे कुणाल का शासन हुआ करता था और पूर्वी भाग पर दशरथ का शासन हुआ करता था। तो अशोक के मृत्यु के बाद दो शासक हुए मौर्य साम्राज्य के, जो कि पश्चिमी और पूर्वी भाग पर अलग अलग शासन करते थे। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि यह हमेशा पूछता भी है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ करते थे और इनके शासन के बाद ही मौर्य वंश का पतन हो गया और मगध पर एक दूसरा राजवंश का उदय हुआ। इस तरह से मौर्य वंश का शासन जो है चला और 185 ईसा पूर्व में आकर के मौर्य वंश का पतन हो गया और बृहद्रथ इस वंश के अंतिम शासक हुए। तो इस तरह से आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। और जितने भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को रिवाइज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोगों ने अशोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए और अगर साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आने वाले समय में और भी अच्छे क्वालिटी के वीडियो, अच्छे क्वालिटी के कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे KVR लर्निंग ऐप पर आकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वहाँ पे डेली क्विज भी अवेलेबल किया गया है, तो डेली क्विज भी दे सकते हैं। 10 क्वेश्चन डेली क्विज का डेली अपलोड किया जाता है और इसके साथ ही हम लोग वहाँ पर फाउंडेशन बैच भी आने वाले समय में लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। दोस्तों, टेस्ट सीरीज अगर देना हो तो टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, KVR लर्निंग ऐप या गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस तरह का ही लोगो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।